नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। ओके दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान का छठा वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, यानी सोशल स्टडी। ओके, सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस का दोस्तों हमारा आज का छठा वीडियो है। तो दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों जो कि बोर्ड में आने के इंपॉर्टेंट चांसेस है, बहुत ही वेरी वेरी हाई चांसेस है। तो दोस्तों इसमें हम इस वीडियो में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए बिना स्किप किए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। ओके दोस्तों, आगे देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, औद्योगिकरण किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो औद्योगिकरण क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी प्रक्रिया है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा न होकर किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण दोस्तों अगर हम बोले तो कारखाने स्थापित करना है ना। कारखाने स्थापित करना ही क्या कहलाता है? कारखानों को ही हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। ओके दोस्तों, तो उद्योगों को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। ओके दोस्तों, उद्योगों को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? हमारा औद्योगिकरण कहलाता है। तो दोस्तों औद्योगिकरण किसे कहेंगे? कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होता है। इसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। इसमें मशीनों के द्वारा क्या होता है? बड़े पैमाने पर, है ना, बड़े पैमाने पर कम लागत में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 3 आदमी काम करने वाले हैं, है ना। एक आदमी एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाता है, तो 3 दिन में मुझे कितने दोस्तों? 30 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्योंकि आदमी क्या होता है कि उसकी एक कैपेसिटी होती है ना, उसकी कार्य करने की एक सीमा होती है। ओके, वहाँ तक वो काम करने के बाद थक जाएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे मान लीजिए एक मशीन ला देता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मशीन लगा दी, तो यहाँ पे दोस्तों ये एक मशीन मेरे 5 आदमी का काम कर लेगी, है ना, और वो भी बिना थके। मान लीजिए एक मशीन जो है वो मेरे 15 प्रोडक्ट बनाती है ना। तो ऐसे 5 आदमी का काम अगर वो करेगी तो 15-15 करके दोस्तों मुझे कितने? 75 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, जहाँ पे मुझे 30 प्रोडक्ट एक दिन के मिल रहे थे, मशीन मुझे 75 प्रोडक्ट एक दिन के लिए दे देगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों? यहाँ पे मानव काम कर रहे थे, मानव मतलब मानव श्रम काम कर रहा था। ओके दोस्तों, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है दोस्तों? मशीन काम कर रही है। तो मानव के स्थान पर, इस मानव के स्थान पर मशीनों के द्वारा काम किया जाए तो इसी को तो हम औद्योगिकरण कहते हैं। ओके, इसमें मशीनों के द्वारा क्या होता है दोस्तों? बड़े पैमाने पर, मतलब अधिक मात्रा में जो है उत्पादन होता है ना, और कम लागत पर। देखिए 3 आदमी को अगर मैं काम दूंगा, देखो अगर एक आदमी 10 प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये 75 प्रोडक्ट, मतलब इस मशीन को मेंटेन करने में मुझे कम खर्चा लगेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 7 या 8 व्यक्ति को बिठाता हूँ तो उसके लिए मुझे 8 लोगों की मजदूरी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? लागत कम हो जाएगी मेरी, है ना, केवल मुझे एक ही मशीन का खर्चा उठाना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है कम लागत पर। ओके दोस्तों, तो ये हमारा औद्योगिकरण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं कुल 4 प्रकार के। ओके, फिर इन द ब्लैंक्स में अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों अगर 2 नंबर में आता है तो आपको इतना तो लिखना ही होगा, है ना। अगर केवल नाम पूछे तो आप केवल नाम लिख लीजिएगा कि निजी उद्योग पहला होता है दोस्तों, निजी उद्योग। अब निजी उद्योग नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के उद्योग जो है व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं, मतलब खुद का होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, है ना, अगर मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, क्या नाम है दोस्तों? अवंतिका कोचिंग क्लासेस। ओके, ये मेरी कोचिंग क्लासेस है, तो इसमें मेरा खुद का स्वामित्व है ना, मैं अकेला इसका मालिक हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया दोस्तों? मेरा निजी उद्योग हो गया। ये क्या हो जाएगा? मेरा निजी उद्योग हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा निजी उद्योग। दूसरा प्रकार देखिए दोस्तों, सरकारी उद्योग। सरकारी उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। दोस्तों जो सरकारी उद्योग होते हैं उसमें सरकार का स्वामित्व होता है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ रेलवे, है ना, तो रेलवे का जो उद्योग है, उद्योग मतलब इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा है लेकिन ये सेवा दी जा रही है। ओके, तो ये भी एक तरह का रेलवे उद्योग हम कह सकते हैं इसको, है ना। वैसे तो सर्विस है, सर्विस सेक्टर है ये, लेकिन हम अगर इसको उद्योग मान के चलें, है ना, तो इसका रख रखाव, लेन देन, खरीदारी वगैरह, है ना, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सरकारी उद्योग हो जाएगा। ओके, ये कोई कंपनी होगी जिसका लेन देन या जिसके महत्वपूर्ण निर्णय कौन ले रहा है दोस्तों? सरकार ले रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सरकारी उद्योग हो जाएगा हमारा। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग में क्या होता है? जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, है ना, मतलब इसमें आधा सरकार का, आधा भाग सरकार का होता है और आधा भाग किसी व्यक्ति का या संस्था का होता है। व्यक्ति या फिर संस्था इसको हम बोल सकते हैं। इनका दोनों का अधिकार हो, है ना, वो हमारा सहकारी उद्योग हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों मिश्रित उद्योग। तो मिश्रित उद्योग किसे कहेंगे? उपरोक्त में से किन्हीं 2 या अधिक स्वामित्व में हो कोई भी ऐसा उद्योग जो इन तीनों में, कौन से 3 दोस्तों? जो अभी हमने 3 पढ़े हैं, पहला दूसरा और तीसरा जो प्रकार है हमारा, है ना, इन तीनों में से पहला निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और सहकारी उद्योग, इन 3 में से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित उद्योग कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो में से कुछ सीखने को मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ मेरे कुछ काम की चीज़ अगर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो दोस्तों आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, ताकि आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़े। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छोटा नागपुर को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। छोटा नागपुर जो है, पत्थर छप गया दोस्तों, यहाँ पे पठार कर लीजिएगा आप।
छोटा नागपुर पठार जो है इसको विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है इसको विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात भरपूर मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, है ना। विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। वास्ट क्वांटिटी में यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ओके दोस्तों। तो इसलिए इसको खनिज आश्चर्य कहा जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये। और छोटा नागपुर का पठार जो कठोर चट्टानों का बना हुआ है ना। यहाँ पे कठोर चट्टान है और दोस्तों खनिज जो है वो जमीन को खोद कर ही निकाले जाते हैं, है ना। तो यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ओके दोस्तों। ये खनिजों का भंडार है। छोटा नागपुर को भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है ना। खनिज हृदय भी इसे कहा जाता है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर पूरे विश्व के 1/3 जो खनिज है भारत का जो है, विश्व का 1/3 खनिज जो है पूरे छोटे नागपुर पठार से ही पाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खनिज आश्चर्य कहा जाता है, ओके दोस्तों। विश्व का 1/3 जो खनिज है ना, वो कहाँ से पाया जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर से पाया जाता है। विश्व नहीं, सॉरी, भारत का। दोस्तों मैं बाई मिस्टेक विश्व बोल रहा हूँ, यहाँ पे भारत का कर लीजिएगा। भारत का 1/3 भाग जो है खनिज वो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर में। विश्व को आप इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे भारत ले लीजिएगा। बाई मिस्टेक में विश्व बोल रहा हूँ। तो भारत का 1/3 भाग जो है खनिज का, भारत का जो योगदान है विश्व के खनिजों में, है ना, भारत का जो योगदान है उसका 1/3 भाग जो है वो केवल छोटा नागपुर पठार से ही प्राप्त किया जाता है, ओके दोस्तों। ये याद रखिएगा, 1/3। और दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, आईएमपी ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों आपका, छोटा नागपुर पर जो है कौन सी जाति निवास करती है? तो दोस्तों यहाँ पे मुंडा जाति निवास करती है, याद रखिएगा, है ना। ये आदिवासी जाति दोस्तों, आपने बिरसा मुंडा का नाम तो सुना ही होगा, है ना। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने क्रांतिकारी युद्ध लड़े थे, वही बिरसा मुंडा, उन्हीं की जो प्रजाति है दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है छोटा नागपुर में। तो ये आदिवासी प्रजाति दोस्तों याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार पर मुंडा आदिवासी जाति पाई जाती है, ओके दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में, मानव जीवन में खनिजों का महत्व लिखिए। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मानव जीवन में हमें खनिजों का महत्व लिखना है। ये क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जाता है दोस्तों, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है ना। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इसका भी यही आंसर होगा, क्यों आवश्यक है। इसका आंसर भी हमारा यही होगा। तो मानव जीवन में खनिजों का महत्व क्या है दोस्तों, और खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो खनिज पदार्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़, खनिज पदार्थ जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार जो है वो कौन है दोस्तों? खनिज पदार्थ ही है। क्योंकि आज जो भी आधुनिक उन्नति हो रही है दोस्तों, उन्नति का मतलब जैसे उद्योगों की स्थापना हो रही है, बड़े बड़े सड़कें, रेलवे, पुल, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का आदि का जो निर्माण हो रहा है वो खनिजों के द्वारा ही हो रहा है ना। कारखानों में लगी मशीनें, ये जो मशीनें हैं, कारखाने जो स्थापित हो रहे हैं, इनमें जो मशीनें लगी वो काय की बनी है दोस्तों? खनिजों की बनी, लोहा, तांबा, है ना, एल्यूमिनियम। पानी पर तैरते हुए विशाल जहाज जो है, पानी पर तैरने वाले जो विशाल जहाज है, ये भी काय के बने हैं दोस्तों? खनिजों के बने हुए हैं, ओके। आगे देखिए, ऊंची इमारतें, ये भी काय की है? खनिजों का ही उपयोग होता है इनमें भी। विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी हुई खनिज पदार्थों की देन है ना। धातुओं से बनी वस्तुएं जो है वो सभी खनिज के पदार्थों की देन है। विभिन्न प्रकार की धातुओं से, मतलब जो भी वस्तुएं दोस्तों धातुओं से बनी है, वो धातुएं आई कहाँ से? खनिज पदार्थों से ही आई है। तो खनिज पदार्थों की ही देन है। मतलब विश्व में जो भी उन्नति हो रही है दोस्तों प्रत्येक क्षेत्र में, वो सभी हमारे, उसका आधुनिक आधार क्या है दोस्तों? उसका बेस कौन है, उसका आधार कौन है? खनिज, ओके दोस्तों। देश की औद्योगिक विकास का आधार खनिज पदार्थ है, ये बात आई गई, ओके। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ खनिजों की सूक्ष्म मात्रा जो है हमारे शरीर की भी को भी आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है दोस्तों। आपको पता है बॉडी में आयरन पाया जाता है ना दोस्तों। लोहे की मात्रा अपने बॉडी में आयरन की इतनी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों कि कम से कम 1 इंच की हम एक लोहे की कील बना सकते हैं, है ना। इतना लोहा हमारे शरीर में पाया जाता है दोस्तों, ओके। कॉपर भी पाया जाता है, तभी तो हमें डॉक्टर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने की सलाह देता है, क्योंकि हमारे शरीर को में कॉपर की भी आवश्यकता होती है ना। सोडियम होता है ना, सोडियम की भी आवश्यकता होती है दोस्तों हमारे बॉडी में, है ना। हार्ट से संबंधित होता है, ओके। तो दोस्तों ये सारे सूक्ष्म मात्रा में जो है खनिजों की हमारे आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा में। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। इसीलिए खनिजों का संरक्षण भी आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इसका उपयोग कर सके, ओके दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो का आज ये अंतिम 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता हमें लिखना है दोस्तों। तो मरुस्थलीय मिट्टी होती क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मरुस्थलीय मिट्टी जो दोस्तों रेगिस्तान में जो मिट्टी मिलती है उसी को हम मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, ओके। फिल्मों में भी आपने देखा ही होगा, है ना। और अगर आप कभी मरुस्थल आपने देखा हो तो वहाँ पे भी दिखी होगी, है ना। तो पहला है दोस्तों, इसमें बालू के कण अधिक होते हैं। बालू रेत जो होती है दोस्तों, है ना, बालू जो है वो रेत होती है। आपने अगर देखा हो तो बालू रेत मकान के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ओके दोस्तों, मकानों के निर्माण में, है ना। तो इसमें बालू के कण अधिक मात्रा में होते हैं। फिर इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। जल धारण क्षमता मतलब दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक बर्तन में अगर अपन मिट्टी ले लेते हैं जिसके नीचे होल है, ओके,
इसमें हमने मिट्टी भर दी, छोटे छोटे से छिद्र है, इसमें हमने मिट्टी भर दी। अगर मैं यहाँ से 1 गिलास पानी डालूंगा तो वो पानी नीचे नहीं निकलेगा दोस्तों। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये ब्लैक सॉइल है, मान लीजिए, है ना, ये मरुस्थलीय मिट्टी नहीं, ये ब्लैक सॉइल है ना, काली मिट्टी ली हमने। तो वो क्या करेगी, इस सारे पानी को सोख लेगी, मतलब इसकी वाटर होल्ड, उस वाटर को वो होल्ड करके रख लेगी अपने अंदर। ओके, तो ये होगी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मान लीजिए इसने 1 गिलास पानी को होल्ड करके रख लिया। अब इसी को खाली करके अगर मान लो उसी में मैं अगर बालू डाल देता हूँ, है ना, इसमें अब मैंने बालू के कण डाल दिए। अगर मैं पानी डालूंगा तो दोस्तों जितना मैं पानी डालूंगा ना उतना ही पानी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये बालू के जो कण है वो पानी को सोखने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यही कारण है कि यहाँ पे जो है जंगलों में, रेगिस्तानों में जो है वनस्पति नहीं पाई जाती। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पौधा उगा भी दिया हमने यहाँ पे, तो इस पौधे को कई की आवश्यकता होगी दोस्तों, जड़ों को पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे ही पानी इसमें डाला हमने तो वो पानी कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, नीचे पहुँच जाएगा, है ना। तो इन जड़ों को पानी मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसकी जो जलधारण क्षमता होती है वो कम होती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा, यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है ना, है ना। इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है। इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है दोस्तों, इसकी उपजाऊ क्षमता मतलब पौधे उगाने की क्षमता, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं और बीज के डालने से क्या होता है, पौधा बनता है ना। तो बीज के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती है, जैसे कुछ मात्रा में जल की भी आवश्यकता होगी, कुछ मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होगी, कुछ मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। लेकिन इसमें पोषक तत्व भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, कुल मिला के ये पौधा नहीं बना सकता। मरुस्थलीय मिट्टी जो है पौधा नहीं बना सकती बीज से। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसमें उपजाऊ क्षमता इसकी बहुत कम होती है। आगे तो देखिए दोस्तों, सिंचाई करने पर यह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अगर हम इस पर सिंचाई कर देते हैं, है ना, अधिक मात्रा में अगर हम इसको जल पिला देते हैं, है ना, सिंचाई कर देते हैं, जल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो दोस्तों ये उपजाऊ हो जाती है। फिर ये कहीं जाके पौधों का निर्माण कर सकती है बीजों से। ओके दोस्तों, अगला है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा लवण की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट और लवण ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इनमें, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है ना। क्योंकि लवण की आवश्यकता पौधों को बहुत कम, नहीं, न के बराबर होती है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट की भी न के बराबर होती है। तो दोस्तों इसी वजह से इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। दोस्तों आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं प्रीवियस ईयर के। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, फिर भी अगर मान लीजिए आपको, वैसे तो 100% में श्योर हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आई गए होंगे, आंसर, फिर भी अगर नहीं आए तो दोस्तों आप वापस रिवर्स जाके एक बार वो वीडियो को देखें और ध्यान से समझें, आपको जरूर समझ में आएंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में आपके आंसर लेके आ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो से जुड़ने के लिए दोस्तों जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो जैसे मैं डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।